सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ इस प्रोग्राम में देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत करते हैं सबसे पहले उनका प्रोग्राम में स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करें खबरों का। सबसे पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई है। आखिरकार 9 साल के बाद इजराइल पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हालांकि उस समय जब इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने तो वहां तक डांस भी किया हुआ है वहां जाकर। हाँ जी, बिल्कुल 9 साल बाद नरेंद्र मोदी इज़राइल की सरज़मीं पर पहुँचे हैं और आपने ठीक याद किया कि एप्स्टीन फाइल्स में इस बात का ज़िक्र था कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर डांस किया था। ख़ैर, नरेंद्र मोदी 2 दिन के इज़राइल दौरे पर हैं और इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इस दौरान बात करें तो तेल अवीव में उन्होंने प्राइवेट बातचीत भी की। इसके बाद होटल के लिए वो रवाना हो गए थे और थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि इज़राइल की संसद को भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो संबोधित करेंगे। जो इज़राइल की विपक्षी पार्टी है वो इसका विरोध भी कर रही है और 9 साल पहले जुलाई 2017 में वो वहाँ पर गए थे। उसको लेकर काफ़ी आपने जो चर्चाएँ थी वो सुनी होंगी। भारत-इज़राइल के बीच में हथियारों की डील पर बातचीत भी संभव हो सकती है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ड्रोन्स को लेकर या कुछ और जो हथियारों की डील है उसको लेकर बात हो सकती है। ड्रोन डील्स में आपको मैं पहले बताऊँ कि जो हारोप ड्रोन्स हैं वो ऑलरेडी इज़राइल से भारत खरीदता ही है और भी कई ऐसे ड्रोन्स हैं और तकरीबन दोनों देशों के बीच में 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता संभव हो सकता है और इसको लेकर इंटरनेशनल फोर्ब्स इंडिया हो या बीबीसी रिपोर्ट, कई सारे जो अपन कहें कि मीडिया अदारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रिसिजन गाइडेड बम और मिसाइल सिस्टम के साथ एडवांस ड्रोन, हेरोन MK2, मेल ड्रोन या हारोपो, ये कई सारे ऐसे ड्रोन हैं जिनको लेकर बात ये कहा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो बात करने के लिए गए हैं और कोई डील वहाँ पर संभव हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो भारतीय प्रवासी हैं उनसे भी बातचीत की है। इस पे मेरा टेक यही है कि नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार वहाँ पहुँचे हैं और वो ऐसे समय में पहुँचे हैं जब गजा में एक ऐसे बम की चर्चा हो रही है जिससे 2900 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर हो गया और बहुत तकरीबन 7,000 के आसपास लोग इवेपोरेट हो गए, यानी कि उनकी हड्डियाँ तक भी नहीं मिली। तो उस स्थिति में वो इज़राइल के वहाँ पहुँचे हैं। तो दुनिया भर में इज़राइल के मामले में भारत अपनी पोज़ीशन बदल रहा है। पहले फ़िलिस्तीन के हक़ में भारत खड़ा दिखाई देता था, लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस में इंडिया डील के बाद वो प्रो इज़राइल दिख रहे हैं। जी, इससे आगे अगर बढ़े तो बात हेमंत विश्व शर्मा शर्मा की ये दावों की करते हैं, जो बार-बार ये कहते हैं कि घुसपैठिए बहुत हैं, बांग्लादेशी बहुत हैं, डिटेंशन सेंटर खाली हैं, ये दावा आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का बहुत घोर विरोधी हूँ, वो है डिटेंशन सेंटर्स जो बेसिकली प्रवासी होते हैं या फिर जो माइग्रेंट्स होते हैं, उनके लिए जो अपन कहें कि ये डिटेंशन सेंटर बनाए जाते हैं, इनका मैं घोर विरोधी हूँ। उसका एक रीज़न मुझे ये लगता है, एक तो यही है कि भई आप यूनाइटेड नेशंस का जो माइग्रेंट्स को लेकर जो वो भी ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर जो कन्वेंशन है उसके आप हिस्सेदार हैं और आप मानते हैं कि भई माइग्रेंट शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए, शरण देनी चाहिए। तो ऊपर से आप डिटेंशन सेंटर भी बना रहे हैं, तो ख़ैर ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही रही है। अब इस पॉलिटिक्स का नकाब ऐसे उतरता है कि इन्होंने कहा कि हम एक बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाएँगे, उसमें उसकी जो कैपेसिटी लगभग 3,000, वैसे तो इन्होंने बहुत सारे डिटेंशन सेंटर असम में बनाए, लेकिन वो लगभग खाली पड़े हैं। तकरीबन अगर बात करें तो 3,000 की कैपेसिटी वाला जो डिटेंशन सेंटर है, उसमें सिर्फ़ 11 बांग्लादेशी मौजूद हैं। उसके अलावा वो खाली पड़ा है। तो हिमंत विश्व शर्मा दावा तो करते हैं कि असम में 64 लाख बांग्लादेशी हैं,
लेकिन सिर्फ 11 ही बात करें, और तकरीबन 7 ऐसे ज़िले हैं जिनको हेमंत विश्व शर्मा टारगेट भी करते हैं, और टारगेट के अलावा बात करें तो इन ज़िलों में बहुत सारे डिटेंशन सेंटर भी उन्होंने खुलवा रखे हैं। और जो बात करें तो इस डिटेंशन सेंटर बनवाने की शुरुआत हुई थी 2023 में। 64 करोड़ रुपए का खर्च भी आया। लेकिन आप देखिए कि जो सेंटर में मौजूद हैं वो सिर्फ 11 हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, और मतलब इनको असम में अब चुनाव होने जा रहे हैं, आपको पता ही है, इसी साल चुनाव होने हैं। तो असम में चुनाव में जाना, उस चुनाव से पहले इनको ये पूरा वहाँ पे कम्युनलाइज़ेशन का की आग बाढ़ के रखनी है, तो उसी के लिए सारी कहानियाँ बिल्ट करते हैं। जी। इससे आगे अगर बढ़े तो महाराष्ट्र में आ रहे लगातार महिलाओं के लापता होने के मामले बेशक बेहद हैरान करते हैं। 2025 से 2025 से अब तक की बात करें तो 48,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं। अगर इस आंकड़े को ध्यान से देखा जाए, थोड़ा विचार किया जाए, तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। इस इतने मामले आने के बाद भी ये खबर अब क्यों हाईलाइट हो रही है इतने देर के बाद? ये मामला गुरप्रीत बड़ा ही नहीं, भयावह भी है। भयावह इसलिए है क्योंकि 48,000 महिलाओं के लापता होने की खबर कोई छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी है, और ये काफ़ी डरावनी है। मुंबई में लड़कियों के गुम होने के जो मामले, आपने सही कहा, 10 गुना बढ़े हैं और इसी साल बढ़े हैं। अ, अब यही बात है कि जो सूबा है, सूबे के अंदर 48,278 महिलाओं के गुम होने की जो रिपोर्ट दर्ज की गई, काफ़ी बड़ा नंबर है। और बात बताऊँ तो इसमें 12,113 नाबालिग लड़कियों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। और पुलिस, हालाँकि पुलिस ये भी दावा करती है कि उन्होंने एक बड़े अगर 48,000 महिलाओं के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, तो उसमें 36,000 महिलाओं का पता लगाया जा चुका है। ये दावा भी पुलिस कर रही है, लेकिन एक बड़ा नंबर है। इसको लेकर मतलब अगर बात करें कि लगातार जो विपक्ष है वो घेर भी रहा है। लेकिन कोई उस किस्म की पॉलिटिकल हलचल दिखती नहीं है कि ये क्या कारण है। भाई, समाज में इतनी ज़्यादा महिलाओं के गुम होने की रिपोर्टें लिखवाई जा रही हैं, और इस पे बात उस लिहाज से होती नहीं है। कुछ दिन पहले जो क्राइम्स को लेकर ऐसे ही महिलाओं की गुमशुदगी को लेकर दिल्ली भी चर्चा में रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी अपनी किस्म की क्लैरिफ़िकेशन ले आई थी, जिस किस्म से महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। तो इंडिया में मतलब वुमन सेफ्टी को लेकर तो एक, और ख़ासकर महानगरों में बहुत सारे कंसर्न्स बनते ही जा रहे हैं। जी। इससे आगे बढ़े तो बात राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री गोयल। वैसे तो एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा शायद इनके पास कोई काम नहीं है। खैर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, राहुल गांधी ने, जैसे ही नरेंद्र मोदी इज़राइल के दौरे पे गए हैं, उन्होंने पूरा एपस्टीन को लेकर और कई सारे मामलों को लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए। मेरे को लगता है कि उसी के मामले में राहुल गांधी और उनकी पार्टी को भारत विरोधी घोषित करने के लिए पीयूष गोयल को कहा गया होगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी एड्रेस की है। भाजपा मुख्यालय पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोयल ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार एक समझौतावादी परिवार है और कांग्रेस समझौतावादी राजनीतिक दल है। उन्होंने नेहरू से लेकर गांधी तक हर एक के ऊपर हितों से समझौता करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जो मौके की हुकूमत है, बीजेपी सरकार, वो राष्ट्रीय हित में फैसला कर रही है, लेकिन ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला रहा है, और इसमें अगर बात करें तो जो पार्टी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, नितिन नवीन, वो भी हमलावर दिखे। और ये देखिए, मज़ेदार है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद में अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने की उन्होंने बात कही, गजा सीज़ फायर की को बड़ी जीत बताया, वेनेजुएला नया दोस्त बना, ये बात कही। हालाँकि ये डिबेट है कि वेनेजुएला के नया दोस्त बना है या फिर उसके ऊपर उन्होंने कैप्चर किया। ख़ैर, ईरान में 32,000 लोग मारे गए, उसका परमाणु कार्यक्रम तबाह किया। ऐसे बहुत सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप ने किए। डोनाल्ड ट्रंप का जो भारत-पाकिस्तान युद्ध के बारे में जो दावा था, और उसमें
शहबाज शरीफ के हवाले से जो बात कही, उसके बाद काफ़ी भारत में भी उसके ऊपर पॉलिटिक्स तेज़ हुई, और कांग्रेस को मौका तो मिलता ही है जब भी डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी या ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो ख़ैर उसी के जवाब में मेरे को लगता है कि जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल, और हालाँकि पीयूष गोयल जो भारत अमेरिका ट्रेड डील है, उसको लेकर भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि लगातार उनको किसानों से और विपक्ष से बहुत स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो भी आज उन्होंने भी एक हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के ऊपर ये सब आरोप लगाए। जी। उधर रावण की 7 साल पुरानी प्रतिमा पर संग्राम छिड़ गया है। कुछ लोग उसको विद्वान तो कुछ अशुभ बता रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अजीबो-गरीब है, कि रावण की 60 साल पुरानी एक मूर्ति है, और वो मूर्ति उसको लेकर वहाँ वहीं के ही लोग, जो स्थानीय लोग हैं उस रीवा के, त्योंतर में है ये मामला। वो जो उस मूर्ति के आस-पास के लोग, वो तो उसका बचाव कर रहे हैं, और जो कहीं दूर से आ रहे हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाले, वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, ये तो इसमें तो वास्तु दोष है और इसकी वजह से विकास नहीं हो रहा है, इसको गिराओ। तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि लंका के राजा रावण की जो राजा है, उसकी यहाँ पे भई प्रतिमा या फिर मूर्ति क्यों होनी चाहिए? वैसे भारत में एक सेक्शन रहा है जो रावण की पूजा करता रहा है, वो महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक आपको दिख जाता है, और मतलब काफ़ी उसके बारे में बात भी होती है, कई बार आपने बताया। बेसिकली देखिए, जो ये पूरा भेद करते हैं, आपको शायद अभी तक सिर्फ़ जातीय भेद का पता होगा, कि जो हिंदू धर्म में सिर्फ़ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आपको शायद ये बात नहीं पता है कि रंग के आधार पर भी, कलर के आधार के ऊपर भी हिंदू धर्म में भेदभाव मौजूद है। जो पूरी थ्योरी चलती है देवता और राक्षस वाली, जो साँवले रंग के या काले रंग के जो हिंदू होते हैं, उनको ये राक्षस प्रवृत्ति और राक्षस कह के भी कई बार बोलाते हैं। आपको थोड़ा हैरानी होगी कि आरएसएस के जो बहुत बड़े आइडियोलॉग थे गोलवलकर, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था कि उत्तर भारत के गोरे ब्राह्मणों को दक्षिण भारत में जाना चाहिए, और जो वहाँ के काले हिंदू हैं, उनकी नस्ल सुधार प्रोग्राम चलाना चाहिए। उनका पहला बच्चा उत्तर भारत के गोरे ब्राह्मणों से होना चाहिए। ऐसी-ऐसी घटिया जो बातचीत है, वो उस आरएसएस और हिंदुत्व के जो लीडर हैं, वो करते रहे हैं। तो आपको थोड़ी ज़्यादा हैरानी भी हुई होगी कि रंग भेद, मतलब हिंदू धर्म में सिर्फ़ जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद नहीं, रंग के आधार पर भी भेदभाव मौजूद है। तो जो राक्षस, जिनको ये राक्षस कहते हैं, उनमें अब उनको आप समझिए कि कैसे टारगेट किया जाता है। तो ये वही उसी फ़िलॉसफ़ी पर मैं ये बता रहा हूँ कि रावण की मूर्ति का विरोध हो रहा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि रावण विद्वान था, उसको शिव भगवान से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त थी, और उसको महान पंडित माना जाता है। और रामायण को लेकर अलग-अलग थियरीज़ मौजूद हैं, और भारत में तो सैकड़ों रामायणें रही हैं। जो एक प्रचलित रामायण जिसको पॉपुलरली सब मानते हैं, वो तुलसीदास की है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी, और बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ, और रामानंद सागर ने उसको एक टीवी सीरियल के तौर पर 1980 में डेवलप किया, तो काफ़ी पॉपुलर रही फीचर फ़िल्म के तौर पर जब वो दिखाई गई। तो ये एक मामला है। ठीक है कि मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारी रामायण ऐसी हैं जिसमें जो रावण है वो एक हीरो के तौर पे भी दिखते हैं। तो ख़ैर ये अपने-अपने विश्वास होते हैं। कई कई लोग किसी चीज़ को पूजते हैं, कहीं किसी चीज़ को पूजते हैं। जो ये पूरी एक पॉलिटिक्स है कि हिंदू धर्म को भी एक ही रंग में रंग दो। तो और ये एक पूरा है कि राक्षसों को मार दो, राक्षस मतलब जो काले रंग का जो विरोध है, मतलब आप देखेंगे रामायण में भी जो पूरी आप देखेंगे जो साउथ इंडिया के लोग हैं, उनके प्रति जो हेट्रेड है, वो भी थोड़ा-सा आपको दिखता है उसके। जी। तो ये एक स्थिति बनी हुई है, 6 महीने से ही ये टकराव की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। ख़ैर देखते हैं कि होता क्या है, पर मुझे लगता है कि 60 साल पुरानी प्रतिमा है, जब उनकी एक पूरा मामला है, सिलसिला है, तो अगर उनको पूजने वाले लोग मौजूद हैं रावण को, तो फिर जो मूर्ति है वो नहीं गिराई जानी चाहिए।
जी। आगे बढ़े तो बात अनिल अंबानी की करते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। पहले उनका जो स्पेशल अधिकार उनको प्रिविलेज मिला हुआ था वो खुसा। अभी उनकी 17 मंजिला जो घर था उनका, बड़ी बिल्डिंग थी, उसको ईडी ने जब्त कर लिया है। हाँ, ये मुंबई के बहुत पॉश इलाके पाली हिल्स में उनका जो बंगलो मौजूद था और 66 मीटर से ऊँचा ये बंगला था। 17 इसमें फ्लोर थे, 17 फ्लोर थे और देश के सबसे महँगे रिहायशी घरों में गिना जाता है और तकरीबन इसकी जो कीमत है वो 3700 करोड़ रुपया की जाती है। ऊपर इसमें पु ब इवन गोल्फ खेलने तक का इसमें स्पेस निकाला गया है। तो ख़ैर 40,000 करोड़ के फ्रॉड का मामला है और उसी की रिकवरी के लिए ईडी ये सब कर रही है। कहाँ 40,000 करोड़ और कहाँ 3700 करोड़। तो बाकी के ईडी को ये भी बताना चाहिए कि जो 37,000 करोड़ है, उसकी रिकवरी कैसे किया जाएगा। अब तक बात करें तो और भी कई प्रॉपर्टियाँ अनिल अंबानी की अटैच की गई हैं, लेकिन रिकवरी को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है कि भई इतना बड़ा जो डिफ़ॉल्टर, इतना बड़ा जो फ्रॉड ये लीड करते हैं, उसकी रिकवरी होगी कैसे? तो ये एक बड़ा विषय इस समय में बना हुआ है। मेरे को लगता है कि एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम आया और अनिल अंबानी जो-जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ें चीज़ों को सब जचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सारा उनका जो मामला है, वो बिगड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। जी। अगली खबर कि बेशक ऐसी खबरें करते हुए बहुत हैरानी और मन परेशान होता है। नमाज़ पढ़ रहे एक व्यक्ति को पहले लात मारी गई, फिर डंडों से पीटा गया है। ज़बरन जो जे कि करते ही हैं इनके जबरन तरीके से जय श्री राम बुलवाया जाता है। पता नहीं कौन से भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं। वैसे कहाँ का है ये मामला? थोड़ा हैरानी करने वाला मामला है और ये मामला आपको मतलब मुझे पता है कि आपको पता ही होगा ये मामला उत्तराखंड से है। ज़्यादातर इस किस्म के खबरें हम लगातार देखते हैं कि उत्तराखंड या मध्य प्रदेश से ज़्यादा आती हैं, उत्तर प्रदेश से भी कई बार आती हैं। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है, वहाँ पर एक खुले प्लॉट में नमाज़ पढ़ रहे एक मुस्लिम व्यक्ति को वहाँ के एक लोकल हिंदुत्व पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आदमी ने डंडों से पीटा। उसमें उसकी वीडियो भी बनाई, उसमें जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको गालियाँ भी दे रहा है, लात थप्पड़ मार रहा है और वो जो मुस्लिम व्यक्ति है वो बेचारा हाथ जोड़कर माफ़ी माँग रहा है। लेकिन लगातार उसको पीट रहा है और कह रहा है कि बोल जय श्री राम, जय श्री राम। जब वो जय श्री राम बोल देता है, फिर वो उसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए कि कितना मतलब जय श्री राम बुलवा आप डंडों से दूसरे धर्म के व्यक्ति को पीट रहे हो, उसकी इबादत में जाके आप खलल डाल रहे हो। मेरे को लगता है कि भगवान श्री राम ऊपर से देख रहे होंगे, तो वो भी इस ये नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को जब वो अपने खुदा, ईश्वर, अल्लाह जिसको भी याद कर रहा होगा उसकी आप प्रेयर को डिस्टर्ब करें, उसको डंडे से पीटें और ज़बरन श्री राम का नाम बुलवाएँ। तो ख़ैर ये काफ़ी घटिया मामला है और जो पीड़ित है उसने पुलिस में शिकायत दी है, लेकिन आपको पता ही है उत्तराखंड में पुलिस जो है वो कैसी है, वो कोई ऐसे लोगों को कोई गिरफ्तार नहीं करती है। आपको पता ही होगा कि जो मोहम्मद दीपक वाला मामला था, उसमें भी सब ज्ञात चेहरे थे जो दंगा भड़काने के लिए आए थे, लेकिन सब खुले घूम रहे हैं, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तराखंड में बहुत एग्रेसिव हिंदुत्व फैल रहा है और जो वहाँ की पुलिस है और जो वहाँ की सरकार है, वो सब इस सारे चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, जो दूसरे धर्म के व्यक्तियों को जो तंग किया जा रहा है, उन तंग करने वाले लोगों को सपोर्ट कर रही है। बहुत इसमें ये मतलब अजीब स्थिति उत्तराखंड में बनती दिख रही है। जी। इससे अगर आगे बढ़ें तो बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को राहत दी है। हाँ जी, हेमंत सोरेन आपको याद होगा कि साल 2024 की बात है। वहाँ पर उनको जेल में डाला गया था और जेल में डाला गया वो भी सिर्फ़ 10 लाख रुपए की एक ज़मीन के मसले को लेकर। ख़ैर एक मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री को ही उठाकर जेल में डाल दिया गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इवन उस मामले के ऊपर रोक ही लगा दी है कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे। तो आप देखिए कि एक सूबे के
मुख्यमंत्री को कितना परेशान किया गया था, उसको कई महीने जेल में रहने पड़े और जब वो जेल में थे तो उन्होंने चंपा सोरेन को अपने एक पार्टी के दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया था। बाद में वो आदमी ने जो गुल खिलाए वो भी आपको पता ही है। ख़ैर बड़ी बड़ी अजीब स्थिति है देश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री को पुलिस ने वहाँ जो सरकार ने केंद्र सरकार ने गिरफ्तार करवाया और कई महीनों बाद वो जेल से छूटे। ख़ैर वो इलेक्शन जीत के आ गए क्योंकि पॉपुलर काफ़ी थे हेमंत सोरेन झारखंड में और अब मामले के ऊपर कार्रवाई के ऊपर रोक ही लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भई ये मामला ही नहीं है कुछ, जिसके ऊपर आप कुछ कर रहे हो। तो खामख़ाई एक मतलब सूबे के मुख्यमंत्री को 4-5 महीने ऐसे ही जेल में आपने हवा लगवा दी। ये बड़ी कितनी शर्म की बात है। जी। उधर एक आईएएस अफसर के सेक्रेटरी की ने कूदकर सुसाइड कर लिया है, वो भी हरियाणा सचिवालय में ये घटना वो हुई है। हाँ, हरियाणा सेक्रेटेरिएट में और ये चंडीगढ़ की घटना है। एक आईएएस हैं वो आईएएस अफ़सर रितेश कुमार उसके स्पेशल सेक्रेटरी ने अब छठी मंजिल से कूद कर जान दी है। कई सारे इसके बात चीज़ें कही जा रही हैं। जो बिल्डिंग है इसमें इससे पहले भी एक कर्मचारी ने इसी जगह से सुसाइड किया था कूदकर, तो ये सुसाइड सपोर्ट बन गया है। ये साल डेढ़ साल पहले की बात है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी ने यहाँ से सुसाइड किया था। तो हरियाणा सेक्रेटेरिएट सुसाइड स्पॉट कैसे बनता जा रहा है ये भी एक सवाल है। कौन से ऐसे राज होते हैं कि ये सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं वो उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। तो खैर और इस व्यक्ति की तो 9 महीने बाद रिटायरमेंट भी थी और अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में होता क्या है। लेकिन काफ़ी विवाद इसके मामले में छिड़ रहा है जो मृतक की पत्नी है वो उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। देखते हैं कि उनके सवालों को सीरियस लिया जाता है या नहीं, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है या नहीं, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। जी। इससे आगे बढ़े तो उधर मेरी रसोई योजना जो पंजाब सरकार ला रही है, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया था, सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके किट बना के देंगे। खैर उससे लोगों का क्या भला होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस ऐतराज जता रही है इस पर, या वाजिब है या फिर नहीं। देखिए मैं कई बार गुरप्रीत इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इस देश में जो इंसेंटिव्स हैं उनके ऊपर इंसेंटिव्स की पॉलिटिक्स के ऊपर ढंग से बात नहीं हो पाती। जब एमपी एमएलएज़ की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही होती है, उनके इवन गाड़ियों में जो डीज़ल पेट्रोल मिलता है उसकी वो जो भत्ते होते हैं वो बढ़ाए जा रहे होते हैं, तब ये सब अपने मुँह पर अपन कहें कि तो ताले लगा लेते हैं, चाहे अपोज़िशन पार्टी के हों, चाहे कुछ भी हो। अब जो ये पूरा मामला है, ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम है देखिए आम आदमी पार्टी का विरोध आप बहुत सारे चीज़ों पे को लेकर कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मतलब बहुत उनकी नालायकियाँ रहती हैं, उन नालायकियों के ऊपर हम कई बार अपने बुलेटिन में भी बात रखते हैं, जैसे एनकाउंटर्स का ही मामला हो या पंथक इश्यूज़ को डील करने का मामला हो या उनके करप्शन के मामले हों, सबके ऊपर बात करते हैं। पर ये अगर माने कि आप मेरी रसोई योजना जो लॉन्च की जा रही है, जो गरीबों के लिए की जा रही है, इसका आप क्रिटिसिज़्म करेंगे, ये मैं मतलब मैं इसके हक में नहीं हूँ। गरीब आदमी आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि तकरीबन 14 साल से जो सर्विस प्रोवाइडर जो क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसकी तनख्वाहें ही नहीं बढ़ी हैं। 2011-12 में भी जो ड्राइवर की नौकरी करने वाले लोग थे, 15-16 हज़ार रुपए पा रहे थे, आज भी उतना ही पा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड 2012-13 में भी 10-12 हज़ार रुपए कमा रहे थे, आज भी उतना ही कमा रहे हैं। तो उनको अगर स्टेट मिनिमम रिलीफ भी नहीं देगा, तो क्या देगा फिर? मतलब तो फिर तो उनको एक ज़हर की पुड़िया दे दे कि भाई सारे गरीब मर जाओ आप। अगर आप मिनिमम रिलीफ देना भी नहीं चाहते। अगर मान लो कि अ, उ स्टेट के ऊपर प्रेशर है और स्टेट मिनिमम रिलीफ देने की बात भी कर रहा है, तो फिर उसको विरोध करने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि जो कांग्रेस का प्रधान है अमरिंदर राजा वड़िंग, ये तो मतलब उल्लू का पट्टा है। एक तरफ तो आप मनरेगा को बचाने के लिए निकले हो,
वो भी तो एक इंसेंटिव स्कीम ही तो है कि गरीबों को एक पैसा मिल जाए, एक सर्टेन अमाउंट उनके हाथ में मिल जाए काम के बदले। और अब इसको फिर आप खराब बता रहे हो, उसको बचाने के लिए निकले हो, तो ये भी एक दोहरी दोहरी मानसिकता है। इनको सच में ही मतलब कहें कि कांग्रेस के जो प्रधान है उसको किसी इन सब चीज़ों की समझ भी नहीं है। ख़ैर, मेरे को लगता है कि जो गरीबों के लिए मिनिमम रिलीफ़ की भी जो चीज़ें होती हैं, उनके विरोध करने वाले लोग, उनको फ्रीबीज़ और रेवड़ियाँ ये सब कहने वाले लोग लोग मुझे कभी पसंद नहीं आते। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।